हेलो फ्रेंड्स, रायबली जीएस टाइम एक्सप्रेस में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैं अपने पिछले लेक्चर में आपको मूल प्रवृत्तियां बता रहा था, मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं, कैसे होती हैं, किसके अनुसार कितनी प्रकार की बताई गई, उनका क्या क्या उपयोग है, ये लगभग थोड़ा बहुत बता गए। लेकिन आज शैक्षिक उपयोग बताना, यानी मूल प्रवृत्तियों का शिक्षा में क्या उपयोग है, कैसे हम लोग उसका उपयोग करते हैं। तो चलिए आज हम अपने टॉपिक में लौटते हैं, यानी मूल प्रवृत्तियों की शैक्षिक उपयोगिता क्या क्या है। पहली बात करें हम इसमें शैक्षिक उपयोगिता क्या होगी, यानी बच्चों के अंदर जब जिज्ञासा जागृत होगी, जिज्ञासा नामक मूल प्रवृत्ति जब जागृत होगी तो बच्चे क्या करते हैं, अनेक प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे नींबू खट्टा क्यों है, मिर्च कड़वा क्यों है, या आसमान में तारे क्यों दिखा रहे हैं। वो बच्चे छोटे छोटे हैं, उनके अंदर जिज्ञासा नामक मूल प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई और वो सब कैसे जानना है, वो जानना चाहते हैं कि ये सब कैसे होगा। लेकिन हम सब उनकी जिज्ञासा को कैसे शांत करते हैं, पहले देखते हैं। बात करेंगे पहले जिज्ञासा की। जिज्ञासा का प्रयोग कैसे होगा, कैसे अध्यापन और अधिगम, यानी अध्यापन और अधिगम अध्यापन और अधिगम की प्रक्रिया में जिज्ञासा नामक मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। ये इसकी एक डिफिनेशन हो जाएगी। जिज्ञासा की अगर बात करेंगे तो जिज्ञासा की अगर हम डिफिनेशन की यहाँ पर बात करें, डिफिनेशन क्या होगी, अध्यापन और अधिगम। अध्यापन मतलब हम पढ़ रहे हैं, अधिगम मतलब हम सीख रहे हैं कि प्रक्रिया में जिज्ञासा नामक मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। जैसे हम सब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, या जैसे गणित पढ़ रहे होते हैं या इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं। जैसे गणित में ही पढ़ रहे हैं, हमने पहले क्या, हमने 1 + 1 करके जोड़ सीख लिया ना। फिर हम लोग सोचते हैं कि मैडम या सर अगर हम 1 + 1 आपने बताया कि 2 होगा। अगर बच्चे ने कहा नहीं मैडम ऐसे नहीं, अगर हम 1 + 1 ऐसे लिखें तो क्या होगा। या अगर पूछ दे 1 - 1 का होगा तो मैडम क्या सर क्या होगा। अगर बात करें 1 में इंटू 1 करेंगे तो मैडम क्या होगा, या 1 डिवाइडेड बाई 1 करेगा तो क्या होगा। तो इस प्रकार के हजार प्रकार के क्वेश्चन बच्चों के मन में आते रहते हैं। जब बच्चों के मन में आएंगे तो हम सब उनकी क्या जिज्ञासा को शांत करेंगे। यानी एक महान राइटर है प्लेटो ने क्या कहा, कौन सी परिभाषा दी है जिज्ञासा की, उसको देखते हैं। कई बार पूछी गई है एग्जाम में। अगर हम बात करें यहाँ प्लेटो के अनुसार, प्लेटो ने क्या बताया, जिज्ञासा समस्त ज्ञान की जननी है। जिज्ञासा समस्त ज्ञान की जननी है। इसको किसने कहा, इसको प्लेटो ने कहा। जब तक आप जिज्ञासा नहीं करें तब तक आपको किसी को चीज को सीख नहीं थे। जननी का मतलब यहां माँ, यानी माता जिस प्रकार अपने बच्चों को सिखाने की कृपा करती है, बच्चा ऐसे करो, ऐसे चलना, उसको उंगली पकड़ के चलाना सिखाती है, खाना सिखाती है। यानी जिस प्रकार माता अपने एक बच्चे को सभी प्रकार की क्रियाएं करना सिखाता है, उसी प्रकार जिज्ञासा आपको सभी प्रकार के कार्य या जो उससे संबंधित है उनको सीखना सिखाता है। जिज्ञासा तभी सिखा पाएगा जब उसको आप बार बार प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, नहीं मुझे इसे जानना है। जैसे आप बहुत से लोग हैं पढ़ना शुरू करते हैं, यानी उनको बता दिया गया कंपटीशन में ये आना है। जैसे आप सब सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके सीटेट की प्रिपरेशन में बता दिया गया कि आपको बाल विकास पढ़ना है, इन्वायरमेंट पढ़ना है, मैथ पढ़ना है ना, उसके अलावा संस्कृत या इंग्लिश पढ़ना और हिंदी पढ़ना। इतनी बातें पता लगे तो बहुत से लोगों ने सिलेबस नहीं देखा, ना ही उसके बारे में जानने की कोशिश की। उन्होंने बस किताबें उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। क्या वो इस तरह क्वालिफाई कर पाएंगे? नहीं। जो बच्चा जिज्ञासु प्रवृत्ति का होगा या जो बच्चा थोड़ा और सुटेबल ढंग से, वो क्या होगा, वो सबसे पहले सिलेबस पता करेगा कि हमारे सिलेबस में आएगा क्या क्या। वो जब सिलेबस पता कर लेता है कि हिंदी में ये आने वाला है, इंग्लिश में ये आने वाला है, मैथ में ये आने वाला है, बाल विकास में ये आने वाला है, जब वो सिलेबस पता कर लेगा तो बाकायदा उसको रखेगा और फिर उसी के अकॉर्डिंग नोट्स बनाएगा। और जब नोट्स बनाएगा तो उसको अधिकतर चीजें याद होती चली जाएंगी, और जब याद हो जाएंगे तो वो अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई कर लेगा। यानी प्लेटो ने सीधा सीधा बताया है ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है।
जब तक आपकी कोई आवश्यकता महसूस नहीं होगी तब तक आप क्यों आविष्कार करें। उसी प्रकार जिज्ञासा समस्त ज्ञान की जननी है। जब तक आप जिज्ञासा आपके अंदर नहीं होगी तब तक आप कोई भी काम सीख नहीं सकते। अगर हम बात करें जिज्ञासा किस प्रकार की होती है या इसकी शक्ति का उपयोग कैसे करते हैं, अगर हम यहाँ बात करें शिक्षा में जिज्ञासा का उपयोग, यानी शिक्षा प्रक्रिया में जिज्ञासा का उपयोग। शिक्षा प्रक्रिया में जिज्ञासा का प्रयोग। जिज्ञासा जैसे बालक की जिज्ञासा को अर्थपूर्ण बनाना। पहला पॉइंट यहां सुने, बालक की जिज्ञासा को अर्थपूर्ण बनाना। कैसे? जैसे बालक है वो 1000 बार के ऊट पटांग की सवाल पूछते, जैसे शुरू में ही आप सबको बताया, लेकिन आपका दायित्व है जो जिससे पूछ रहा है, या तो माता पिता से पूछेगा, या तो अपने बड़े भाई बहन से पूछेगा, या फिर अध्यापक या टीचर से पूछेगा। तो आपकी जिम्मेदारी होगी जो वो ऊट पटांग के सवाल पूछ रहा है, जिनके उत्तर हो सकता है आपके पास ना हो, लेकिन आपका दायित्व बनता है कि आप अपने बच्चों को अर्थपूर्ण यानी ऐसे उत्तर देंगे जिससे वो सेटिस्फाई हो और उनको ज्ञान और प्राप्त हो। यानी कहने का मतलब है कि उनकी जिज्ञासा को एक रास्ता देंगे आप। जब जिज्ञासा को उनकी एक रास्ता देंगे तो उसमें और बच्चे जिज्ञासित होंगे और जानने की कोशिश करेंगे, है ना। आप उनको बताएंगे कि तारे क्यों चमक रहे हैं, है ना, वो अपने ताप पर चमक रहे हैं, या फिर दिन रात क्यों हो रहे हैं। अधिकतर बच्चे पूछते हैं कितने समय के बाद सूरज डूब जाता है, चंद्रमा निकल आता है, या जब वो खाना खाते हैं तो खाना पकाकर ही क्यों खाते हैं, कच्चा क्यों नहीं खाते, या मिर्चा कड़ू क्यों होता है, या अजीब तरह के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन हमारा सबका दायित्व होगा कि उन सबको जो जिज्ञासी प्रवृत्ति के बालक हैं उनको एक अर्थपूर्ण, एक सुचारू रूप से एक सुमार्ग रास्ता देना, जिससे बच्चे को और जिज्ञासित हो और अच्छा से अच्छा ज्ञान प्राप्त करें। दूसरा, और नवीन ज्ञान का पूर्ण ज्ञान से संबंध। दूसरा, नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना। कैसे? बच्चा आपसे कुछ नया पूछ रहा है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप पहले उसका पूर्व ज्ञान लगा लें कि वो बच्चे को उसको आता कि नहीं आता। जैसे उसने आपसे पूछ दिया कि इंटू यानी गुणा करना आता है, तो उससे पहले आप क्या उससे पूछेंगे, आपको जोड़ना आता है ना, या एक दो क्वेश्चन पूछेंगे, आप जोड़ पाओगे या घटा पाओगे, एडिशन कर पाओगे या सब्ट्रैक्शन कर पाओगे। जब ये सब बता देगा बालक कि हाँ हमें ये जोड़ना भी आता, ये भाग मतलब माइनस करना भी आता, घटाना भी आता है, तो आप उसको धीरे धीरे करके इंटू यानी गुणा करना भी सिखाओगे, गुणा करना सिखाओगे, फिर भाग करना सिखाओगे, फिर उससे और आगे बढ़ोगे, उसको फिर समीकरण में ले जाओगे। इस तरह कहते कहते फिर मैथ के एक ऊपर लिस्ट ले जाओ। यानी यहाँ पर क्या है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। जैसे बच्चे ने पूछा, ठीक है, कि अगर मान लेते हैं समुद्र में इतना पानी क्यों है, तो आप बताओगे पहले बताओगे बच्चा कुआं देखा है, कुआं के बाद तालाब दिखाओगे, तालाब के बारे में, तालाब के बाद नदियों को बताओगे, फिर बताओगे सभी नदियों का पानी कहाँ गिरता है, समुद्र में आकर गिरता है, जिसके कारण समुद्र में पानी अधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर धीरे धीरे और ज्ञान बढ़ाओगे कि समुद्र कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से नाम से जाने जाते हैं, कहाँ कहाँ, धीरे धीरे इसको ज्ञान बढ़ते हो। यानी यहाँ पर कहने का मतलब क्या था, बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है यानी जो पहले से उसने ज्ञान अर्जित कर रखा, उसको नए वाले ज्ञान से जोड़ देना, जिसमें उसको समझने में आसानी हो सके। अगर तीसरे की बात करें, भ्रमण का अवसर, यानी बच्चों को घूमने का अवसर देना। भ्रमण का अवसर, बच्चे जब घूमने जाते हैं तो अनेक चीजें देखते हैं साथ में। क्यों? पता लगा वो ट्रेन से जा रहे हैं तो कहेंगे साथ में पेड़ भी चल रहे हैं, इस तरह के कहते हैं। या बस में बैठे हैं या कुछ में बैठे हैं, कहेंगे सूरज भी मेरे साथ चल रहा है, चंद्रमा भी साथ चल रहा है। तो इस प्रकार की उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है, वो पूछते हैं। तो आप उन्हें क्या समझाते हो कि बच्चा हम गतिमान है, हमारी ट्रेन गतिमान, लेकिन जो सूरज है, जो पेड़ है या पौधे, वो क्या है, वो स्थिर है। लेकिन जब हम गतिज अवस्था में आते हैं या हम जब गति करते हैं तो हमें भी ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ चल रहे हैं।
यहाँ पर यानी बच्चों को भ्रमण कराओ, वहां पर और भी चीजें देखें, वहां का प्राकृतिक वातावरण अलग हो, यहाँ का प्राकृतिक वातावरण अलग है। हो सकता है वहां ठंडी का मौसम हो और बर्फ गिरती हो, लेकिन अपने यहाँ क्या है, बर्फ गिरती नहीं। तो अलग मानसून में अलग प्रकार से रहेंगे, तो पूछेंगे बच्चे कि पापा या अध्यापक या टीचर से कि वहां पर बर्फ क्यों गिरती है और अपने यहाँ क्यों नहीं गिरती, तो आप उसके कई कारण बताओगे, या कुछ और बताओगे कि ठंडी में वर्षा कम होती है और गर्मियों में वर्षा ज्यादा क्यों होती है। इस तरह के क्वेश्चन जब बच्चा भ्रमण करेगा तब जिज्ञासा प्रवृत्ति उत्पन्न होगी और वो पूछेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम दूसरी मूल प्रवृत्ति की बात कर ले, रचनात्मकता। इसको इरेज करते हैं। अगर हम दूसरी यहां पर मूल प्रवृत्ति की बात करेंगे, रचनात्मकता। रचनात्मकता क्या है, क्रिएटिविटी, यानी बच्चा कुछ ना कुछ सीखेगा और कुछ ना कुछ बनाएगा, क्रिएटिविटी करेगा। 1 साल का बालक कुछ ना कुछ खिलौनों से खेलना शुरू कर देता है या थोड़ा बहुत खिलौना जोड़ना सीख जाता है, यानी 1 वर्ष की अवस्था में रचना यानी प्रदर्शन भी कह सकते हैं, वो प्रदर्शन करना भी सीख जाता है ना। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे इसके डिफिनेशन में, तो रचनात्मक प्रवृत्ति का प्रदर्शन रचनात्मक प्रवृत्ति का प्रदर्शन रचनात्मक प्रवृत्ति का प्रदर्शन 1 वर्ष की अवस्था 1 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। यहां पर करें, यानी जो बच्चा है वो 1 साल से जैसे ही होता है वो अनेक प्रकार, जैसे लाइट नहीं है आपने लालटेन जलाई तो बच्चा आग को पकड़ने की कोशिश करेगा, पानी को पकड़ने की कोशिश करता है, यानी वो सब चीजों को समग्र रूप से देखता है, यानी उंगलियों को नहीं, वो सोचता है कि हर चीज को पकड़ लूं। और उसके अलावा जो बच्चा है वो हर चीज खाने की कोशिश करता है, वो ये नहीं जानता कि ये चीज मेरे लिए हानिकारक है या लाभदायक, लेकिन वो चीज जैसे ही पाएगा वो तुरंत मुंह में डालेगा, या पानी को पकड़ने की कोशिश करेगा, है ना। अगर आप उसे एक बार, अगर उसने आग को एक बार पकड़ लिया, जल गया, उसके बाद वो जीवन भर उसके पास नहीं जाएगा, यानी उससे डरेगा। क्यों? क्योंकि उससे पता है कि एक बार मैंने इसको पकड़ा था, उसके दिमाग में एक अलग प्रकार की रचना बन जाएगी कि मैंने इसको एक बार छुआ था और मेरा हाथ जल गया था, यानी उससे दूर भागेगा। कहने का मतलब ये। और खिलौने दोगे तो थोड़े थोड़े बच्चे क्या होते हैं, जो खिलौने दो उनको तोड़ते हैं, फेंकते हैं, फिर उनको उठाते हैं, उन्हें अनेक प्रकार की क्रियाएं करना सीख जाते हैं। ये होती है 1 वर्ष की क्रिया में बच्चों को रचना करना। अगर हम बात करेंगे कि शिक्षा में क्या उपयोगिता होगी, शिक्षा प्रक्रिया में उपयोगिता, शिक्षा प्रक्रिया में क्या उपयोगिता होगी, यहां पर रचनात्मकता के विकसित होने लायक वातावरण निर्धारित करना। यानी अगर हम बात करें यहां पर पहले पॉइंट में, रचनात्मकता विकसित करने के लिए वातावरण उपलब्ध कराना। एक बात तो सुनी होगी ना कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, मास्टर का बेटा मास्टर। तो इसी प्रकार, क्यों? क्योंकि उनके घर में डॉक्टर का माहौल है ना, इंजीनियर के घर में इंजीनियर का माहौल है, मास्टर के घर में मास्टर का माहौल है। उसी प्रकार अगर आप बच्चे को क्रिएटिविटी देना जा रहे हो तो उसके आसपास का वातावरण भी आपको वैसा ही डेवलप करना पड़ेगा, तब बच्चा क्रिएटिविटी की तरफ ज्यादा बढ़ेगा, यानी रचनात्मक क्रियाओं की तरफ ज्यादा बढ़ेगा, है ना। कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है स्कूल से तो कितना अच्छा मॉडल या प्रोजेक्ट बना कर लाते हैं जो देखनी होता है ना, और उनको कभी कभी इतने ज्यादा अच्छे होते हैं कि उन्हें डायरेक्टली रॉयल्टी या ट्रेडमार्क मिल जाता है। इस तरह की बातें होती है, लेकिन वो क्या, उनके अंदर क्रिएटिविटी भरी पड़ी हुई है और उनको क्या वैसा माहौल मिल रहा, उनके घर का वातावरण, स्कूल का वातावरण वो उनको उपलब्ध हो रहा है, जिसके कारण वो ऐसे काम कर पा रहे हैं।
अगला बात करें रचनात्मक खेलों को खेलने के अवसर देना, जैसे दूसरी खेलों के अवसर देना। बहुत से खेल हैं, जैसे चेस का नाम सुना होगा, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा सबका दिमाग जो होता है, बंद दिमाग पूरी तरह से खुल जाता है। अगर आप पूरे दिमाग लगाकर खेलेंगे तो ही चेस की तरफ आगे बढ़ेंगे और जीत पाएंगे। यानी इस प्रकार के खेल खिलाना जिसमें हमारा मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक सभी विकास हो जाए, है ना। कहने का मतलब क्या है, हमारा मस्तिष्क डेवलपमेंट हो जाए पूरी तरह से, ऐसे खेल खिलाओ। हाँ, कभी कभी स्कूलों में सुना होगा कि क्या करते हैं, एक तरफ गर्ल्स एक तरफ बॉयज स्पेलिंग कंपटीशन कराते हैं कि इसकी स्पेलिंग बताओ, फिर इसकी स्पेलिंग बताओ, फिर इसकी बताओ, इसकी बताओ। इसके अलावा चेस भी आ गया, लूडो कभी खिलाते हैं, और शारीरिक के लिए कभी क्रिकेट, कभी फुटबॉल, कभी हॉकी, इस तरह के खेल खिलाते हैं। यानी उनको कुल मिला के ऐसा माहौल देना जिससे उनका शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक विकास पूरी तरह से हो सके और वो क्रिएटिविटी कर सके। अगला, कमजोर और मंद बुद्धि के बालकों के लिए कमजोर और मंद बुद्धि बालकों को रचनात्मक शिक्षा देना। रचनात्मक शिक्षा देना यानी सीधा सीधा मैं यहाँ पर जिन बच्चों के पास दिमाग कम होगा, यानी वो मंद बुद्धि के बालक हैं और कमजोर हैं, पढ़ने में कमजोर है, तो आप उनको कैसे शिक्षा देंगे? ऐसी देंगे जिनमें उनको पढ़ने में मजा आ रहा, यानी खेल खेल में शिक्षा देंगे, कभी खिला खिला कर शिक्षा देंगे, या ऐसा काम करेंगे, ऐसे खेल खिलौने खिलाएंगे जिनके द्वारा वो सीख भी जाए और वो खेलते भी रहें। कभी कभी होता है, जैसे हम लोग फ्लैश कार्ड, ट्रैश कार्ड या जो भी और आते हैं उपकरण, बाजार में बहुत सारे आते हैं, उन सबको खरीद लेंगे, उनसे पूछना शुरू करेंगे, बेटा बताओ गिन के कितने हैं, इसमें से ए का ढूंढ के लाओ कौन सा है, इसमें एच का नंबर ढूंढ के लाओ कौन सा है, या फिर काखा गाखा में पूछेंगे 11 ढूंढ लाओ, 4 ढूंढ लाओ, 6 ढूंढ लाओ। इस तरह वो खेलेंगे, ढूंढने में उनको मजा आ रही, तो जो ढूंढने में मजा आ रही तो वो आसानी से क्या खेल खेल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और इस प्रकार वो आगे बढ़ते रहते हैं। अगला बात करें, यदि इसमें अगली बात करेंगे हम, छोटे बच्चे होते हैं तो क्या किसी वस्तु को तोड़ते फोड़ते हैं। अगर हम यहां पर अगली बात, चौथे नंबर की बात करें, यानी बालक रचनात्मकता के दौरान कोई वस्तु तोड़ता है तो उसे डांटने से बचना चाहिए। जैसे मान लो खेल खेल में किसी बच्चे ने, है ना, आपकी सामग्री को तोड़ दिया, तो वो किसी सामग्री को तोड़ दिया या किसी वस्तु को तोड़ दिया, तो आप क्या होगा, आप हाइपर हो जाओगे, हाइपर होने के उसको डांटोगे, पीटोगे। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा कर देंगे तो बालक क्या होगा कि उसको ना कभी ना वो रचनात्मक तरफ जाएगा, ना वो सामान छुएगा और ना तोड़ेगा। कभी कभी बच्चा तोड़ता है फिर बनाता है, फिर तोड़ता है फिर बनाता है, इस प्रकार उसका ऐसे प्रक्रिया हो जाती है, वो ऐसा हो जाता है कि वो एक समय आता है वो परिपक्व हो जाता है, फिर उसके लिए सारे काम आसान हो जाते हैं। कहने का मतलब ये था। तो आपको अगर ये सब पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। अभी तक मैं आपको सबको ये पढ़ा रहा था, यानी जो आप सबका सिलेबस में था। इसके अलावा पेडोलॉजी का जो भाग बचा है वो हम बहुत जल्द शुरू करेंगे, जिससे आपको सबको पेडोलॉजी में भी बड़ा महत्व मिल सके। वो हम चैप्टर वाइज जितनी भी बनते हैं वो एक एक करके धीरे धीरे 10-10 हम लेके वो आप सबको अच्छे से समझाएंगे, जिससे आपको पेडोलॉजी में भी मदद मिले। लेकिन आप सबसे एक गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर से जरूर करें, जिससे हमारा लोगों का मोटिवेशन बढ़ता रहे। धन्यवाद दोस्तों।